हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे टास्क 2 राइटिंग का एक सैम्पल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक डिस्कर्सिव एसे ऑन द क्वेश्चन टाइप ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हमारा जो राइटिंग टास्क 2 होता है उसमें हमसे अलग अलग तरह के एसेस पूछे जाते हैं। तो वन ऑफ दोज टाइप्स इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसे। इसको करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। इस एसे को डिस्कस करने के बाद हम साथ साथ इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वोकैबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग और बाकी सब छोटी छोटी बातों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा एक एसे क्वेश्चन जो बेस्ड है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के टॉपिक पर। लेट्स गो अहेड एंड रीड दिस क्वेश्चन। These days, more and more people are going to other countries for significant periods of time, either to find a job or to study. There are clearly many benefits to doing this, but people who live abroad can also face some difficulties. First, discuss the advantages and disadvantages of living and working in a foreign country. Second, give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words. यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि what are the advantages and disadvantages of living and working in a foreign country. किसी भी राइटिंग टास्क को अटेम्प्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को रिमाइंड करें कि इस आंसर को इवैल्यूएट करने की क्या मेथडोलॉजीज हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपको मार्क्स दिए जाएंगे टास्क अचीवमेंट के लिए। मतलब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उसके बेसिस पर आप कितना एक्यूरेट रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट करते हैं, उसको कितना एक्यूरेटली लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेजन, मतलब आपके एसे में कितना ज़्यादा क्लैरिटी है, रीडर को पढ़ते वक्त कितना ज़्यादा क्लियरली आपकी बातें समझ में आ रही हैं और कितना ज़्यादा फ्लुएंसी है। मतलब एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक आप कैसे कितने फ्लुएंट वे में पहुंचते हैं। इसी में इंक्लूड होता है कि आप अपने एसे को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। आपको अपना एसे इस तरह से स्ट्रक्चर करना है कि बेस्ट पॉसिबल वे में आप अपनी बात को सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बोल सकें या कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि आपने एक अच्छा अबव एवरेज लेक्सिकल रिसोर्स डिमॉन्स्ट्रेट करना है, वोकैबलरी डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना जिसको लेकर आप श्योर नहीं हैं कि वो आपके सेंटेंस में सही तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं। रिमेंबर, अगर आपने अपनी वोकैबलरी को गलत वे में यूज़ किया तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ध्यान रखना है कि आपकी ग्रामर एकदम एक्यूरेट है एंड यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट अ वाइड रेंज ऑफ ग्रामर। मतलब आपने ग्रामर में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आज तक, वो सारी चीज़ें, सारी मोडालिटीज़, सारे ग्रामर टूल्स अपने आंसर में यूज़ करने हैं और सही तरीके से यूज़ करने हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के ग्रामर स्ट्रक्चर को लेके आप श्योर नहीं हैं तो उसको मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उसके आंसर में मार्क्स आपसे काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसके आपको 3 हिस्से दिखेंगे। पहले हिस्से में आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी गई है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो सेकंड पैराग्राफ होता है हमारे क्वेश्चन का, वो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन होता है। उसमें हमसे हमारे टास्क को लेकर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा टास्क है पहली लाइन, मतलब पहला पैराग्राफ जो है उसको लेकर जितने भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उन पे हमने इलैबोरेट करना है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन का तीसरा पार्ट होता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपको याद रहे कि आप जितने ज़्यादा रीजंस देंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए या फिर जितनी ज़्यादा रेलिवेंट एग्जाम्पल्स देंगे,
आपका आंसर, आपका एसे उतना ही ज़्यादा डिस्कर्सिव होता चला जाएगा। डिस्कर्सिव का मतलब याद रखिए कि आपको अपनी आर्ग्यूमेंट्स को एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना है। दैट इज़ देयर हैज़ टू बी कोहेजन एंड कोहेरेंस। उसके बाद डिस्कर्सिव एसे का ये भी मतलब होता है कि आप जो भी आंसर में लिख रहे हैं या एसे में लिख रहे हैं, सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, साथ के साथ आपने एग्जाम्पल्स भी देनी है और रीजंस भी देने हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो इन सारे रूल्स को याद रखकर हम अब एक एसे पढ़ेंगे। ये एसे इन सारे रूल्स को फॉलो करता है। साथ में ये हमारी हेल्प भी करेगा ये जानने में कि एक अच्छा एसे क्या होता है और अच्छा एसे लिखने के लिए हम कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। एक छोटी सी बात को याद रखिए, ऐसे लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और उन बातों को एक साथ लाकर अपने ऐसे में डाल देंगे तो हमारा ऐसे भी एक अच्छा बैंड लेने के लायक हो जाएगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स कम टू द essay that is based on this particular question type under writing task 2. फ्रेंड्स, किसी भी अच्छे ऐसे को लिखने के लिए हमें एक बेसिक रूल को हमेशा फॉलो करना है। वो ये है कि हमारे ऐसे में एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद मेन आइडियाज़ होने चाहिए, मेन बॉडी होनी चाहिए और इसी इंट्रोडक्शन और मेन आइडियाज़ के बेसिस पर एक कंक्लूजन भी होना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं। मतलब आपके मेन बॉडी में ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे अच्छा तरीका है अपनी बात को साफ शब्दों में, कोहेरेंट और कोहेसिव, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बोलने का, कि हम उसको अलग अलग पैराग्राफ्स में बोलें। मतलब पहले हम एडवांटेजेस की बात करें, उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें, उसके बाद अपना कंक्लूजन दें। अब अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है अपना ऐसे स्टार्ट करने में। उन्हें लगता है कि हम अपना एक अच्छा ऐसे स्टार्ट करें तो करें कैसे। जो इंट्रोडक्शन है उसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इंट्रोडक्शन बनाने के लिए आपने बहुत ही सिंपल रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन टाइप है या जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए। वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे उसको समझिए। आपका जो भी क्वेश्चन टाइप होता है या क्वेश्चन होता है ऐसे के रिगार्डिंग, उसमें आपको सर्टेन प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं। प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है वो क्यूज जो आपको फॉलो करने हैं अपने आंसर को लिखते समय। जैसा कि हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा, सबसे पहले हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें बताया कि लोगों को अक्सर बाहर जाकर पढ़ने या रहना बहुत अच्छा लगता है, ये एक ग्रोइंग ट्रेंड है। इसी लाइन को हम पैराफ्रेज करके अपनी इंट्रोडक्शन बनाएंगे, जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। Nowadays, more and more people are taking a year out to live or study abroad. वो जो हमें 3-4 लाइंस क्वेश्चन में दी गई थी, उन सबको हमने एक साथ जोड़कर एक सिंगल लाइन इंट्रोडक्शन बना दी है। उसके बाद इट हैज़ बिकम अ पॉपुलर ट्रेंड स्पेशली फॉर यंग एडल्ट्स। ये लाइन हमने खुद से ऐड करी है। ये हमारी ओरिजिनलिटी दिखाती है। ये दिखाती है कि हम टास्क को समझ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो था कि अपने इंट्रोडक्शन की लाइन को कैसे लिखना है। सिंपली जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसको आपने पिक करना है, पैराफ्रेज करना है और लिख देना है। उसके बाद हम ये बताएंगे रीडर को कि हमारा जो पैराग्राफ्स हैं, हमारा जो एस्से है वो कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो हम अपने एस्से का स्ट्रक्चर बताएंगे। जैसे यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन में दिखेगा, I will elucidate upon the advantages, disadvantages and challenges of living abroad. अब देखिए, I will elucidate upon the advantages, disadvantages and challenges. ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लाइन है, आप एज इट इज़ अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के एसेज में यूज़ कर सकते हैं। इसको चेंज करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ ये हर एसे में फिट हो जाएगी। यहाँ पर अब बात करते हैं कि हमने फ्लुएंसी
और कोहेरेंस और कोहेसिवनेस को कैसे अचीव किया। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखेगा, हाउ एवर। अब ये जो वर्ड है ये हमारे फर्स्ट 2 लाइन्स को एंड लास्ट 2 लाइन्स को आपस में कनेक्ट करता है। सबसे पहले तो हमने बात करी कि कैसे स्टूडेंट्स को बाहर जाकर पढ़ना और रहना पसंद है, एंड डेफिनेटली ओवरसीज जाकर छोटे टाइम के लिए या थोड़े से टाइम के लिए रहना एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है। आफ्टर ऑल दुनिया कौन नहीं देखना चाहता। लेकिन हाउएवर का मतलब है लेकिन, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना, इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। प्रोज एंड कॉन्स का जो सिनोनिम होता है वो होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगेन आई विल एलुसिडेट अपॉन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड चैलेंजेस की ही तरह आप ये जो पूरी लाइन है हाउएवर से लेकर कॉन्स तक एज इट इज़ अपने सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एसेस में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और ये लाइन अप्रोप्रिएटली फिट हो जाएगी अक्रॉस ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टॉपिक्स। तो था ना आसान इंट्रोडक्शन बनाना, सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटी सी लाइन को रिफ्रेश कर साथ में 2 सपोर्टिंग सेंटेंसेस को ऐड कर हमारी एक बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन बन गई। याद रखिए कि यहाँ पर आपने वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। ये वाला एसे एक्चुअली मोर देन 400 वर्ड्स का है, लेकिन ये मैंने इसलिए ज़्यादा बड़ा लिखा है ताकि मैं आपको अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं कि हमें अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाना है। तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब यहाँ पर आपने एक और बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी सारे कॉमास को यूज़ किया है। हर जगह पे मैंने कोई ना कोई कॉमा लगाया है, एंड से पहले भी यहाँ पर एक कॉमा है। तो आपको याद रखना है कि पंक्चुएशन के हमें मार्क्स मिलते हैं, और अगर हम पंक्चुएशन को गलत वे में यूज़ करते हैं तो हमारे मार्क्स कट भी हो जाते हैं। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। यहाँ पर एक और चीज़ को नोटिस कीजिए कि मैंने यहाँ पर वर्ड्स यूज़ करे हैं नाउअडेज, और हमारे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था ऐसा ही एक वर्ड, उसको मैंने पैराफ्रेज करके नाउअडेज बना दिया। यहाँ पर दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले मैंने लिखा है विदाउट डाउट। उसके बाद एक और वर्ड है हाउएवर। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे कनेक्टर्स होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। ये हमें हमारी बात को और बेहतर तरीके से कहने में, एम्फसाइज करने में हेल्प करते हैं। इन सारे ही वर्ड्स के बाद कॉमा लगता है, और ये वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं एक अच्छा एस्से लिखने के लिए। तो ध्यान रखिएगा इन सारे वर्ड्स का। आगे चलकर हम जितनी भी राइटिंग प्रैक्टिसेस करेंगे उन सब में मैं इन वर्ड्स को पॉइंट आउट करूँगी। आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं इन वर्ड्स की अपनी रफ कॉपी में या कहीं पर भी, ताकि आपको याद रहे कि जब आप एस्से लिख रहे हैं तो आपको अपनी बात को सबसे सरल, क्लियर और कंसाइज वे में कैसे कहना है। अब इसके बाद बात करते हैं अपने एस्से के स्ट्रक्चर की। सबसे पहले तो हमें हमारे एस्से स्ट्रक्चर के लिए मार्क्स मिलते हैं। कोहेरेंस एंड कोहेजन का यही मतलब है कि हमारा जो एस्से है वो बहुत ही क्लियर, क्लैरिटी और फ्लुएंसी को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है। किसी भी एस्से को आगे बढ़ाने के लिए क्लियर वे में और फ्लुएंट वे में हम इस न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली एंड सो ऑन। वैसे तो आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं एस्से में, you have to adhere to the word limit, that is 250 to 300 words। तो ऐसे में यूजुअली फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली में ही बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स है बिकॉज मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि एक एस्से में स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है। तो जब भी आप अपना एस्से लिखें, जब भी आप अपने एस्से राइटिंग को प्रैक्टिस करें, तो इसी रूल को फॉलो कीजिए, फर्स्टली, सेकेंडली। ये आपकी हेल्प करेगा आपकी बात को स्ट्रक्चर करने में और ज़्यादा क्लियर वे में बताने में। यूजुअली घर पे जब हमारी लड़ाई होती है तो हमारे पेरेंट्स अक्सर हमें कहते हैं कि हमें वकीलों वाली दलीलें मत दो, या फिर हमारे साथ वकीलगिरी मत करो। इसका क्या मतलब होता है? इसका एक छोटा सा मतलब होता है कि हमें अपनी बात को जब हम ज़्यादा लॉजिकल वे में कहने की कोशिश करते हैं तो हमें अक्सर कह दिया जाता है कि वकीलों वाली दलीलें मत दो। यहाँ पर भी आपने वही करना है।
आपने अपने एसे में लॉजिक को इंट्रोड्यूस करना है। लॉजिकल फ्लो को जब आप फॉलो करेंगे तो फर्स्टली, सेकेंडली, ये सारे वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे स्ट्रक्चर लाने में। लॉजिकल फ्लो का एक और मतलब होता है कि आपकी जो पहली बात है वो दूसरी बात से कनेक्टेड है, दोनों में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, कोई मिसमैच नहीं है। इस मिसमैच को ही हमने एलिमिनेट करना है। जब हम इस मिसमैच को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे एसेज में लॉजिकल फ्लो आ पाएगा। तो पढ़ते हैं कि हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। फर्स्टली, लेट अस थ्रो लाइट फर्स्टली ऑन द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ लिविंग और स्टडिंग अब्रॉड। ये जो पूरी लाइन है आप एज इट इज़ अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आपका वोकैब का लेक्सिकल रिसोर्स भी अच्छा है, आप डिफरेंट सेंटेंस फॉर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं और आपको इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर अच्छी नॉलेज है। तो इसको आप एज इट इज़ अपने किसी भी एसे में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू रीडिंग। Firstly, let us throw light on the various advantages of living or studying abroad. An obvious advantage is the chance to explore another land and enjoy the process of learning about a new culture, land and its people. ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे कंजंक्शंस का एंड सेंटेंस कनेक्टर्स का यूज़ किया है। हमें अपने आंसर्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स को ही यूज़ करना है। जब हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं तो हमें उसके मार्क्स मिलते हैं, हमें कोहेरेंस, कोहेजन, लेक्सिकल रिसोर्स दिखाने का मौका मिलता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग these type of complex sentences. Now again, moving forward, meeting new and different people certainly expands our horizons. Horizons is a word that shows your lexical resource. Exposing ourselves to such diversity enriches our personality viscerally. Viscerally का मतलब होता है something which exists on a deep level and makes us more holistic as an individual. यहाँ पर ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें आपने एक बात नोटिस करनी है, वो ये है कि हमने अपना पूरा सेंटेंस एक छोटी सी बात से शुरू किया और उसी पर हम आगे एक्सपैंड करते चले गए। सबसे पहले तो हमने क्या कहा, that when we explore another land and enjoy the process of learning about a new culture, land and its people. यहाँ पर हमने बात करी enjoyment की because we are meeting new people. अगले सेंटेंस में हमने इसी बात को और आगे बढ़ाया। नए लोगों से मिलने से, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलने से हमारा होराइजन, हमारी नॉलेज, हमारा जो ज़िंदगी को लेके नज़रिया है वो एक्सपैंड होता है, बढ़ता चला जाता है। देखिए दोनों ही बातें आपस में कितनी कनेक्टेड हैं। इसी कनेक्शन को हमने अपने आंसर्स में शो करना है। ये जो पूरा पैराग्राफ है, अगर मुझे कहा जाए कि इसको एक लाइन में कंक्लूड कर दो तो मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ, क्योंकि जो पहली बात है वो दूसरी बात से जुड़ी हुई है और जो दूसरी बात है वो तीसरी बात से जुड़ी हुई है। तीसरी बात क्या है कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हमारा खुद का नॉलेज डाइवर्सिफाई होता है, हमारी पर्सनालिटी इनरिच होती है, हम डीप लेवल पर इनरिच हो पाते हैं और हम एक होलसम इंडिविजुअल की तरह उभरते हैं। ये तीनों ही बातें आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह से हमें अपने पैराग्राफ्स बनाने हैं। जब आप अपने पैराग्राफ में एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहेंगे तो आपको क्लैरिटी और फ्लुएंसी एंड वेल ऑर्गेनाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। अब पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। अगेन इसको मैंने अपना न्यूमेरिकल सीरीज फॉलो करते हुए सेकेंडली करके लिखा है। रिमेंबर, फर्स्टली सेकेंडली हमारे एसे को स्ट्रक्चर देते हैं। Many people are nowadays looking to settle abroad in lieu of a better standard and quality of life. इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हम देखेंगे कि कैसे अपनी बात को कनेक्टर्स को यूज़ करके ज़्यादा अच्छे से कहा जा सकता है। सेकेंडली, many people are nowadays looking to settle abroad in lieu of a better standard and quality of life. याद रखिए कि हमें अपने क्वेश्चन में पूछा गया था
कि हमें रेलिवेंट एग्जाम्पल्स देनी है अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक बात कही कि लोग बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेहतर ज़िंदगी के लिए बाहर जा रहे हैं। तो फॉर इंस्टांस मतलब फॉर एग्जाम्पल, ईयर आफ्टर ईयर thousands of people immigrate to Canada as it offers a chance to earn better and enjoy a range of social security that their own country might not offer। देखिए, ये जो सेंटेंस है वो फॉर इंस्टांस से शुरू हुआ था और यहाँ पर जाके ख़त्म हुआ है। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको आपने यूज़ करना सीखना है, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करके आप ज़्यादा अच्छा बैंड ले सकते हैं। उसके बाद अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो मीन्स अ बेटर एनवायरनमेंट और क्लाइमेट, especially in a world which is rapidly warming up and extreme weather events are becoming normal occurrences in island countries across the globe। यहाँ पर ये जो पूरी लाइन है ये इररिलेवेंट है, हमारे आंसर से ये लाइन बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। अगर आप इसको लिखेंगे तो इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अगर आप इस बात को यहाँ पर ख़त्म कर देते क्लाइमेट के ऊपर तो फिर भी ये रेलिवेंट होती, लेकिन इसको जो राइटर है आगे तक लेता चला गया और आइलैंड कंट्रीज़ अक्रॉस द ग्लोब पे पहुंच गया। ये जो पूरी लाइन है इस वजह से हमारे लिए इररेलेवेंट है। ऐसी लाइनें लिखने से ही आपका टाइम वेस्ट होता है, वर्ड्स वेस्ट होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर, if you have a tendency to digress from the main argument, then make sure कि आप एडिटिंग या रिव्यू या रीरीड करते वक्त उन लाइंस को एलिमिनेट कर दें। तो ये तो था हमारे फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एसे। लेट्स कंटिन्यू टू रीड इट फर्दर। देखिए, सेकेंडली के बाद आया thirdly, a chance to gain education employment is a lucrative one। Studying and educating globally means one becomes eligible for employment across the world। ये एक छोटा सा सेंटेंस है जहाँ पर मैंने एडवांटेजेस के बारे में बात करी है इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। तो इन 3 पैराग्राफ्स में मैंने एडवांटेजेस की बात करी है। इसके बाद अगले पैराग्राफ पे आते हैं जो हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। एंड रिमेंबर, अभी तक हमने डिसएडवांटेजेस की बात नहीं करी है। हैविंग सेड ऑल दिस, वी मस्ट स्टॉप एंड कंसीडर द अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल। नाउ ये जो पूरी लाइन है इसको आप अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे में एज इज यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड लाइन एंड इट विल फिट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। कल्चर शॉक is a major issue for many migrants even today। Culture shock एक disadvantage है। यहाँ पर जब हमने बोला consider the other side of the coin as well, मतलब अब हम disadvantages की बात करने वाले हैं। A new language and culture is not easy to fit into and can make one feel isolated and alienated। Many people have to undergo drastic changes in food habits and change on such a massive personal scale can often lead to mental agonies। यहाँ पर हमने 2 बातों की बात करी है। सबसे पहले तो कल्चर शॉक एक डिसएडवांटेज है। नई लैंग्वेज को और कल्चर को सीखने से हमें आइसोलेटेड और एलिनेटेड फील होता है एंड दैट इन टर्न may cause us mental agonies। Again, when you are reading any answer or any essay, always look for coherence and cohesion along with grammatical accuracy and the rich lexical resource। यहाँ पर lexical resource को चेक करते हैं। सबसे पहले तो other side of the coin is an idiom, it's a very famous idiom। culture shock, उसके बाद isolated, alienated, undergo drastic, ये एक collocation है और इसको बहुत अच्छे तरीके से राइटर ने यूज किया है। in food habits, change on a massive personal scale lead to mental agonies। Making new friends and building one's place in the community is again a hefty challenge। hefty challenge, ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेजेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। सेंटेंसेस के बीच में कनेक्शन भी बहुत अच्छे से ड्रॉ हुआ है, फ्लुएंसी भी बहुत अच्छी है। देयर इज़
a lot of coherence and cohesion in the idea development as well. कल्चर शॉक से शुरू होकर ये बात ख़त्म हुई कि एक नई जगह पर अपने लिए कम्युनिटी बिल्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये एक बहुत ही अच्छा लॉजिकल फ्लो है और इससे हम सीख सकते हैं कि हम अपने ऐसे के आंसर्स में अपनी आर्ग्यूमेंट्स को कैसे एक लॉजिकल फ्लो में प्रेजेंट करते हैं। ये तो था हमारा एसे, उसकी मेन बॉडी एंड इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ आवर एसे फॉर टुडे। आप देखेंगे कि ये कंक्लूजन 4 लाइनों में ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द मैक्सिमम लाइन्स यू हैव टू यूज़ टू पुट अप योर कंक्लूजन। इससे ज़्यादा आपको लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल एंड अप एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट। इतना छोटा सा कंक्लूजन लिखना आसान होता है। एंड अगेन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये फॉर्मेट हमने फॉलो करना है अक्रॉस ऑल द एसेज, बी इट एनी क्वेश्चन टाइप और एनी टाइप ऑफ एसे। तो पढ़ते हैं एक बार कंक्लूजन को और उसके बाद फिगर आउट करते हैं कि कैसे हमें अपने कंक्लूजन्स को लिखना है या स्ट्रक्चर करना है। Thus, in conclusion, we can say that starting life anew in a foreign country is not all that hunky-dory after all. We must think about the pros and cons and accordingly weigh our personal motivations and reasons against them. देखिए, ये वाली जो लाइन है बीच वाली, इसको आप एज इज किसी भी एसे में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल मोटिवेशंस और रीजंस की जो बात है, इसकी जगह आप कुछ और लिख सकते हैं, या फिर इसको भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द एसे एट हैंड। बट आई थिंक 90% ऑफ द टाइम आप इसको एज इज यूज़ कर पाएंगे। सो just learn this line by heart and use it in your essay if you get the advantages and disadvantages essay. अब लास्ट लाइन में ऑथर ने बोला है पर्सनली, उसने अपना ओपिनियन दिया है। पर्सनली आई बिलीव दैट देयर इज नो प्लेस लाइक होम. No place like home is a very good idiom given the question at hand, the essay type at hand, and the chance to spend life with family and friends outweighs everything else. Thus, in conclusion, ये वाली जो बात है ये आप अपने हर कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर 3 वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वी कैन से दैट स्टार्टिंग लाइफ anew is a very good lexical resource word. In a foreign country is not all that hunky dory. Again, it's a type of idiom, a phrase that says कि सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पर जब हम ये कंक्लूजन पढ़ते हैं, यहाँ पर हम एक बात नोटिस करेंगे। सबसे पहले तो जितनी भी बातें ऑथर ने, राइटर ने पिछले पैराग्राफ्स में कही, उसने यहाँ पर 1 वर्ड में, 1 लाइन में उसको कंक्लूड कर दिया। फिर उसने एक जनरल लाइन लिखी, वी मस्ट थिंक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स एंड अकॉर्डिंगली वे आवर पर्सनल मोटिवेशंस एंड रीजंस अगेंस्ट देम। उसके बाद उसने कहा, पर्सनली आई बिलीव दैट देयर इज नो प्लेस लाइक होम and the chance to spend life with family and friends outweighs everything else. यहाँ पे लास्ट लाइन में उसने अपना ओपिनियन दे दिया। तो बस इन 3 बातों के साथ कंक्लूजन पूरा हो गया। सबसे पहले तो आपने जो भी लिखा है उसको एक लाइन में कंक्लूड कीजिए। उसके बाद एक जनरल लाइन लिखिए कि हमें हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अच्छे से वे करके एक दूसरे के प्रति फिर ही आगे डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा लाइन में, एक 1 सेंटेंस लाइन में ऑथर ने, राइटर ने अपना पर्सनल ओपिनियन दे दिया। इन 3 लाइंस के साथ हमारा कंक्लूजन पूरा हो जाता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना हमें लगता है। अब बात कर, हमने इस पूरे एसे में कोहेरेंस और कोहेजन की बात करी, लेक्सिकल रिसोर्स की बात करी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी की बात करी, लेकिन अब इवैल्यूएट करते हैं कि क्या राइटर ने टास्क अचीवमेंट करा। तो इसके लिए हम वापस अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग एंड वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री। तो इस पर्टिकुलर एसे में ऑथर ने लिविंग के बारे में तो बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन वर्किंग के बारे में इतनी सारी बातें नहीं करी। एडवांटेजेस काफ़ी सारे दिए,
डिसएडवांटेजेस का पैराग्राफ भी काफ़ी अच्छा था, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर भी टास्क अचीवमेंट हुई है। लेकिन सारी बातें लिविंग को लेकर थी, वर्किंग को लेकर एक भी बात नहीं की गई। मतलब यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 50% अपना टास्क अचीवमेंट कर लिया, लेकिन वर्किंग के बारे में हम बात करना भूल गए। उसके बाद गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो हमने यहाँ पर कनाडा की बात करी थी। कनाडा को लेकर तो हम सभी बहुत नॉलेज रखते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर अपने रीजंस भी दिए आंसर्स के लिए, आर्ग्यूमेंट्स भी दिए और अपनी नॉलेज में से एग्जाम्पल भी दी। इसका मतलब ये पूरा टास्क अचीवमेंट हमने कर लिया। अगेन हमने अगर अपना आंसर 250 टू 350 वर्ड्स में लिखा है तो वो टास्क अचीवमेंट भी हमने कर ली। इसका मतलब हमने ये पूरा एसे जो लिखा है इसमें हमारी टास्क अचीवमेंट काफ़ी हद तक हमने कर ली है। मतलब टास्क अचीवमेंट के अच्छे मार्क्स हमें मिल सकते हैं। तो इसी तरह से हमने अपने सारे आंसर्स को लिखना है, सारे एसेस को अटेम्प्ट करना है। अक्सर ऐसे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को कहता है कि बैठकर पहले सोचो कि तुम क्या करने वाले हो, क्या लिखने वाले हो, किन पॉइंट्स पे इलैबोरेट करने वाले हो। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें एक फ्रेज़ होता है जो अक्सर यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंसेस। टॉपिक सेंटेंसेस का मतलब है कि अगर आपका पैराग्राफ एक पर्टिकुलर टॉपिक से शुरू हो रहा है तो उस पैराग्राफ में उसी टॉपिक के बारे में बात की जाएगी और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं की जाएगी। इसी तरह से जब आप बैठकर सोचते हैं कि आपने अपने आंसर्स में क्या लिखना है, अपने एसे में क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, तो आप टॉपिक सेंटेंसेस के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि आप 3 पैराग्राफ्स लिखना चाहते हैं मेन बॉडी के लिए, तो उन 3 पैराग्राफ्स को 3 टॉपिक सेंटेंसेस में डिवाइड कर दीजिए। इससे आपका टाइम सेव होगा, आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर मिलेगा और आप अपना पूरा एसे वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख पाएंगे, कोहेरेंस और कोहेजन को अचीव कर पाएंगे। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस वाले एसे को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।